गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रतेश सर केशव क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीधा सीधा एग्जाम से रिलेटेड होने वाली है। तो क्लास 10 के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो लघुत्तरीय में इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। उसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए, लोहे की वस्तु क्या होती है, लोहा Fe ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसे जंग लगना के नाम से जाना जाता है। अर्थात सीधा सीधा समझें तो फेरिक ऑक्साइड कब बनेगा, जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब बनता है। अगर हम इसे खुला में छोड़ देते हैं तो लोहा कुछ दिनों के बाद चकचक होते हुए भूरा रंग का, लाल रंग का उस पर परत जमने लगता है जिसको जंग कहते हैं। और जंग से बचाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। जंग को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए पेंट करने से लोहे पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचाते हैं। आगे है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए, तेल और वसा युक्त कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के क्या करता है, खराब हो जाता है। यही कारण है कि उसे ऑक्सीजन के साथ संपर्क में न आए, इसके लिए उसे क्या किया जाता है, इसके लिए उसे ऐसे बर्तनों में रखा जाता है जहां ऑक्सीजन का संपर्क न हो। इसके अतिरिक्त और क्या किया जाता है, तो आप देखे होंगे कुरकुरे, चिप्स आदि के पॉकेट लेते हैं तो उसमें क्या हवा भरी रहती है। लोग कहते हैं क्या, देखिए चिप्स वाला कितना चालाक है जो पैकेटिंग कर रहा है, इसमें हवा भर दे रहा है कि ज्यादा लगे। नहीं भाई, उसका मजबूरी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो उसमें पेश किया है, पैक किया है, वो तेल और वसा के मिलने से बन रहा है। जो जल्दी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो खराब हो जाएगा, तो उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन के संपर्क में होने के कारण वो जल्दी खराब नहीं होता, अर्थात ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसे नाइट्रोजन पर की कवरेज किया जाता है। आगे है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 जब Fe डालेंगे तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा, प्लस अलग C हो जाएगा। यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि लोहे कॉपर सल्फेट के घोल से क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर दे रहा है, जिस कारण से इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है, रंग बदल जाता है। आगे है क्वेश्चन, उत्प्रेरक क्या है। देखिए, गांव में आप देखे होंगे दो घर है और दोनों घरों के बीच सब कुछ समान चलता है। चाहे एक घर में दो परिवार है, दोनों परिवारों के बीच सब कुछ समान चलता है। इसी परिस्थिति में कोई गांव का महिला पहुंचती है और पहुंचने के तुरंत बाद क्या करती है, घर में झगड़ा झंझट होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी ये क्या करती है, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। लोग खुश हैं, मान लीजिए दो औरत एक साथ है, घर में कुछ भी हो रहा है, दूसरा औरत आके उसको आंख देती है, मतलब कहती है कि अरे तुहारा लड़का की सब ना, हुनकर लड़का के हाथा ना, तुहार लड़का के हाथा ना, यही में लड़ाई हो जाता है। जब लड़ाई होना शुरू होता है तो घर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये कौन किया, जो दोनों घर में रहने वाला नहीं है बल्कि अलग से आकर के उत्प्रेरक का काम किया। उत्प्रेरक माने जो क्या करता है, क्रिया को तेज कर दे या क्रिया को धीमा कर दे। जैसे एक आई लड़ा के चल गई, फिर इन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए भी गांव की पंचायती बैठती है, उसमें कुछ गांव के लोग आकर के उसको धीमा कर देते हैं। यानी उत्प्रेरक क्या हुआ, सीधा समझिए कि उत्प्रेरक क्या है, वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने में सक्षम होता है, तो उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित होते जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कब करेगा, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में कर रहा है, इसलिए Fe इसमें क्या है,
Fe उत्प्रेरक है। अगर Fe इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लड़ाई में लड़ाकर निकल जाता है, तो उत्प्रेरक जो है दिखता नहीं, लेकिन Fe उत्प्रेरक का काम कर रहा है। आगे है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। क्यों? देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम ऐसा पदार्थ है जो खुले वायु में संपर्क करता है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत पड़ जाती है। ऐसा क्यों? ऑक्सीकृत होने के कारण मैग्नीशियम की ऊपरी परत ऑक्सीजन से संपर्क करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, जो ऊपर उजली परत पड़ जाती है। अब ये ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलने नहीं देता है, तो हम उसे रगड़ के साफ करते हैं, तो ऑक्साइड की जो ही परत खत्म होती है तो रिबन जलना प्रारंभ हो जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन है आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर के लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 वैल्यू में करके सारा क्वेश्चन डील कर देंगे, और इसे आप रट जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? आप कभी किसी के घर न्योता आता है तो आप गए हैं, जब आप बच्चा अवस्था में थे, और उस समय अगर आप जाते होंगे तिलक बारात में, उस समय आप अकेले घर परिवार से चले गए हैं, तो होता क्या, आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं इस आशय में कि नाश्ता आने वाली है, इस आशय में आप बैठे हुए कि नाश्ता आने वाली है। इसी क्रम में आपसे कोई महानुभाव जो थोड़ा सा ताकतवर है, शक्तिशाली आता है, लोग आपका पखुरा उठाकर उसको बैठा देते हैं। बैठाते हैं कि नहीं? कभी आपके साथ हुआ है तो सोचिएगा, वही तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है। यानी क्या हुआ कि ये देखिए, ये कुर्सी मान लिया जाए और ये महानुभाव बैठे हुए, और एक शक्तिशाली महानुभाव यहाँ पे प्रवेश करता है, तो क्या किया था, इसके कुर्सी से हटा के इसको बैठा दिया गया। देख रहे हैं ना? यानी अधिक शक्तिशाली, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब बेचारा ये बाहर देखते रहता है, अब नाश्ता भेटाई, अब नाश्ता भेटाई, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहां कहने का मतलब समझ गए कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको ऐसा कभी एहसास हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, हमें मालूम है। आगे देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो है अधिक अभिक्रियाशील है Cu की अपेक्षा, और उसे विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है। अब आगे देखिए, इसमें 2 अभिक्रिया होती है, एक एकल और दूसरा उभय। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप कमजोर है, जयमाल स्टेज देखे हैं, जयमाल स्टेज शादी में, तो क्या होता है, ये पंडाल है और पंडाल के पास यहाँ जयमाल स्टेज है, लड़का जाता है और यहाँ पे बैठ जाता है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ बैठे रहते हैं। तब तक घराती लोग आते हैं और खरखा बन के क्या करते हैं, यहां से लोगों को उठा करके यहाँ बैठा देते हैं, और यहाँ वाला लड़का को उठा के कहाँ ला देते हैं, यहाँ। यानी स्थान का चेंजिंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे करें कि FeSO4 है, CuSO4 है और FeCl2 है, तो क्या हो रहा है, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4 और प्लस क्या बन गया CuCl2। इसमें दोनों चेंजिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना, जो भी टूट रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिए कि CaCO3, ये टूट के बना CaO प्लस CO2। यानी एक बड़ा यौगिक, एक बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के पदार्थों में बदल जाता है, जिसका गुण अवयवों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, परिणित हो जाता है, बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए,
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? देखिए, एक 9th क्लास में आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान के बराबर होता है, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो अभिक्रिया संतुलित कब हुई और कब असंतुलित हुई? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए कि Mg और यहाँ लिख दिए Cl और मिल के बना क्या? MgCl2। MgCl का बन गया 2। इसमें Mg इधर एक है तो इधर भी क्या है? एक है। Cl इधर एक और इधर क्या हो गया? 2। तो इधर अगर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संतुलित हो गया। तो इसमें क्यों किया गया? क्योंकि इसमें मान लीजिए Mg इसमें 2 मोल, 1 मोल था, इधर 2 मोल था, तो असंतुलित था। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा था, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। यानी संतुलित समीकरण क्या है? तो इधर वाला को हम लोग क्या कहते हैं? जो इस साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकर्मक, रिएक्टेंट, अभिकर्मक। और जो उधर होता है, इधर वाला होता है, इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। तो अभिकर्मक और उत्पाद, ध्यान दीजिएगा। यानी जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकर्मक के अवयव की संख्या उत्पाद के अवयव की संख्या के बराबर होती है तो इसे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और जब अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकर्मक के अवयव की संख्या उत्पाद के अवयव की संख्या के बराबर न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहां आप जान चुके अभिकर्मक क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकर्मक कहा जाता है। रुक जाओ बेटा। कहने का मतलब है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकर्मक कहते हैं और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। देखिए, उष्मा का छेपण करना मीन्स छोड़ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी, कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, फिर क्या निकलता है? उष्मा। तो जिसमें उष्मा निकल रहा है उसको क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा छेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे C+O2 बराबर CO2 प्लस उष्मा। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, उष्मा। कार्बन मीन्स कोयला। कोयला को देखिए ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या निकलता है? आग निकलता है। इसका मतलब यह कौन अभिक्रिया हुआ? उष्मा शोषी हुआ, उष्मा छेपी हुआ। अब आगे देखिए, दूसरा इसी में क्वेश्चन है, उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या? उष्मा छेपी मीन्स छोड़ना और उष्मा शोषी मीन्स क्या? लेना। जैसे मान लीजिए कि अगर NaHCO3 है, NaHCO3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं? 797 डिग्री से 997 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। CaCO3 है। CaCO3 को 797 से 997 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो बनता है कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन अभिक्रिया है? इसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, अतः यह उष्मा शोषी है क्योंकि इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, यह उष्मा की उपस्थिति में हो रही है, उष्मा की इसमें जरूरत पड़ रही है। तो जिसमें जरूरत है उसको उष्मा शोषी कहेंगे और जो जरूरत नहीं है, जो छोड़ेगा, उसे उष्मा छेपी समझेंगे। तो ये क्लियर हो गई। अगर कोई भी शब्द या कोई भी तथ्य आपको समझ में नहीं आया तो उस शब्द को आप दोबारा कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसे दोबारा उस तथ्य पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और ये भी कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन विषय में कहाँ की दिक्कत है, वह सारे वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सफल अच्छा से हो सके। देखिए अब आगे उष्मा शोषी भी समझ गया और उष्मा छेपी भी समझ गया। अब देखिए आगे है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या? अवक्षेपण, देखिए अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
अवक्षेप क्या होता है? एक पदार्थ का निर्माण होता है जो अविलय हो, उसे हम अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। दूध तो आप देखे होंगे, घर में जब दूध रहता है उसमें फिटकिरी आदि या छेना का पानी डाल देते हैं तो क्या होता है? वो दूध लिक्विड जो होता है, उस लिक्विड में क्या होता है? ठोस ठोस पदार्थ मिल जाता है। इस ठोस पदार्थ को हम लोग पनीर यानी छेना के नाम से जानते हैं। यानी जब तरल पदार्थ में श्वेत ठोस पदार्थ की प्राप्ति होने लगती है, अविलय ठोस पदार्थ की प्राप्ति होती है, तो उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद है श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर जो क्या खाते हैं हम लोग, आटा से रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, और इस सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है और फिर उस ग्लूकोज के द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें उष्मा कहां निकला? तो आप देखिए कीजिए तो इसमें क्या है, ये ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है? और अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा मल मूत्र जो होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। कभी आप किसी जानवर को देखे होंगे, अगर वो क्या करती है, मल का परित्याग करती है, या कभी कभी आप देखे होंगे बचपना में क्या होता है, कोई बच्चा आपके शरीर पर पेशाब कर देता है तो क्या होता है? गर्म होता है। इसका मतलब है शरीर के अंदर कोई गैस चूल्हा नहीं जल रहा है, बल्कि इसी क्रिया के द्वारा उष्मा की प्राप्ति हो रही है। चूंकि यह मंद गति से हो रही है इसलिए मंद दहन है, लेकिन श्वसन भी उष्मा का क्या करती है? उष्मा उत्सर्जित करती है, इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अपघटित हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बन रहा है? ऊर्जा, एटीपी की प्राप्ति होती है। अब आगे है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है? देखिए, अपघटन मीन्स टूटना, अपघटन मीन्स वियोजन, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक भारी यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों में बदलता है, जिसका गुण अवयवों के गुण से भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब अपघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो भी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। AgCl अर्जेंटम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या बनाता है? Ag, चांदी। ये S का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस। और क्या बनाता है? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, G का मतलब गैस, और एक Q लिखा रहता है, इसका मतलब द्रव अवस्था होता है, एक्वेरियम माने द्रव अवस्था होता है। अब आगे देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? CaCO3 ये टूटा, CaO बना प्लस CO2 बना, मतलब इसमें भारी यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों में बदल रहा है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन यही बात करें, यहां बात कर रहे हैं Na प्लस Cl मिल के बन गया क्या? NaCl। तो ये क्या हो रहा है? ये दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें टूटने की क्रिया होती है, इसमें जुटने की क्रिया होती है। इसमें भारी यौगिक टूटकर हल्का में बदलता है, जबकि इसमें हल्का यौगिक मिलकर, हल्का पदार्थ मिलकर भारी पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे एक बच्चा जो है छोटा है, बड़ा हो गया, फिर छोटा नहीं हो सकता, यानी ये परिवर्तन ऐसा होता है कि फिर वो पुनः अवस्था में नहीं आ सकता, तो इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन अभिक्रिया, सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण अवयवों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हो गया C+O2 मिल के बन गया क्या? CO2। देखिए कोयला जलने वाली चीज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को बुझा ही देता है। यानी ये दोनों के गुण से इसका गुण बिल्कुल क्या है? भिन्न है, इसलिए यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके आगे देखिए संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। देखिए संतुलित समीकरण क्या होती है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक के अवयवों की संख्या उत्पाद के अवयवों की संख्या के समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। संतुलित समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, जबकि असंतुलित समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक के अवयवों की संख्या उत्पाद के बराबर नहीं होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग असंतुलित अभिक्रिया के नाम से, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अभी से पहले स्पष्ट किए कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज टूट करके क्या बनता है? ऊर्जा की प्राप्ति कराता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अतः इसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखिए संचारण क्या है। देखिए कभी कभी आप देखे हैं कि जो भी लोहा आदि की चीजें बनी हुई होती है शुरू में नहीं होती है तो चमकती है, विशेष प्रकार की उसमें चमक होती है, लेकिन जो ही वो पुराना होती जाती है उसकी चमक गायब होने लगती है, उसका रंग लाल भूरा रंग का होने लगता है। लोहे पर यह क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण होती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। अन्य धातुओं में ऐसी क्रियाएं होती रहती है तो इसी को हम लोग संचारण कहते हैं। यानी कोई धातु ऑक्सीजन या नमी युक्त वायु के संपर्क में आकर अपने पदार्थ का क्षय करता है, नाश करता है, ह्रास करता है, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। संचारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर सिल्वर्डिंग करते हैं, रंजित कर देते हैं, या फिर पेंट चढ़ा देते हैं, केमिकल लगा देते हैं, या फिर ग्रीस पॉलिश कर देते हैं। ऐसा करने से ये पदार्थ नष्ट होने से बच जाते हैं। अब देखिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है? आप देखे होंगे कि घर की सफेदी जिस दिन होता है उस दिन उसमें चमक नहीं आती, गजीब दिखता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसमें लाइट आने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए कली चूना, CaO को कली चूना कहा जाता है, जल में डाला जाता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। ये बुझा हुआ चूना जब क्या होता है कुछ दिनों तक 2-3 दिन दीवालों पर रहता है, तो दीवालों पर रहता है तो 2-3 दिन के बाद ये क्या बनता है? ऑक्सीजन से संपर्क करता है और संपर्क करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करता है। ब्रह्मांड के या वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसके कारण इसमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। और यही कारण है कि हम अपने घरों की दीवारों को क्या करते हैं? सफेदी करने के लिए चूना का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत करने के बाद बनता है।